उसके लिए मीन, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड के लिए रिलेशंस थे वो फाइंड कर लिए, ठीक है। और उनको फिर हमने कंपेयर करके देखा था कि हमारे पास VRMS की जो वैल्यू आती है बाई इक्वेशन, वो ऑलवेज larger than V average and V average is larger than VP, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल। और हमने इस पूरे ग्राफ के, इस कर्व के फीचर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सारी चीजें जो थी वो देख ली थी। तो now at the next level we are going to describe Maxwell's distribution law of velocities, ठीक है। तो यहीं पे थे ना, यही लास्ट टाइम हमने यही चीजें डिस्कस की थी ना कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था वो ड्राइव करके उसके बाद उसके लिए आरएमएस और वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल ये सब कुछ फाइंड किया था ना। जी सर। ओके, तो जो नेक्स्ट होगा आज हमारे पास वो है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें हम ये कैसे डिफरेंट हो सकता है आपके ख्याल में पिछले डिस्ट्रीब्यूशन लॉज से? यानी अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, यानी क्वेश्चन टाइटल को देखें, तो ये लेट से इससे पहले हमने लास्ट पे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा, तो हाउ दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। मेरी आवाज को आप लोग सुन रहे हैं सब लोग? जी सर। हाँ जी भाई, जी जी बोले। सर एक तो डिफरेंस हमें ये मिलता है ना, स्पीड एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। इसमें हम डायरेक्शंस वगैरह जो है ना मॉलिक्यूल्स की वो भी कंसिडर करेंगे, अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन, या 3 डायमेंशन स्पेस में। एग्जैक्टली। देखिए उसमें क्या था, लेट से हम अगर स्पीड को देख रहे थे तो जस्ट वी वर कंसिडरिंग द स्पीड नॉट डायरेक्शन। यानी आप यूं कह लें कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसको आप एक सिस्टम के तौर पे स्टडी कर रहे हैं और उसमें आपके पास आइडियल गैस का एक सैंपल मौजूद है, तो एट सर्टेन टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप उस सैंपल को इमेजिन करें तो उसमें क्या होगा कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद रैंडम स्पीड, ठीक है ना। और फिर कोलिजन्स के बाद उनकी स्पीड जो है वो चेंज भी हो रही होती हैं। तो वो हम ये देख रहे थे कि तमाम पार्टिकल्स के पास जितनी टोटल स्पीड्स मौजूद हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उन पार्टिकल्स में किस तरह से है। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि जब आप इस स्पीड को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेंगे देन वी विल कंसीडर इट फॉर अ सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट ही जो है वो डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी हमारे पास ना सिर्फ ये है कि वो जो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे दे विल बी मूविंग विद सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो जो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। अच्छा, अब इसमें आप एक मेजर डिफरेंस जो यहाँ पे आप पाएंगे वो ये है कि देखें जब आप किसी चीज को वेक्टर के तौर पे कंसिडर करते हैं तो वो अगर एक डायरेक्शन में उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आप उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन को जा रहे होंगे।
तो it means that कि let's say we just choose or consider x direction or y direction or z direction, कोई एक आप इसमें से चूज कर सकते हैं in any direction. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को देखते हैं, लेट्स से we make ourselves constrained to only x direction, तो हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स में वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. एंड देन हियर यू विल लुक दैट के एंड यू आई थिंक ऑलरेडी नो इट कि अब अगर पार्टिकल्स रैंडम मोशन में हैं और उनकी रैंडमनेस हर जगह पे यूनिफॉर्म है, इट मींस दैट कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एक एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली जितने पार्टिकल्स उनकी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उतने ही आपके पास नेगेटिव एक्स की तरफ भी मूव कर रहे होंगे. तो अगर आप उनको उनकी वेलोसिटीज को यानी वेक्टर्स के तौर पे कंसीडर करते हुए उनकी वेलोसिटीज को सम अप करें तो आपके पास एवरेज होगी वो तो 0 आएगी. ठीक है बेटे, जस्ट मुझे कॉल अटेंड कर लेने दीजिएगा. अब आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है. ओके. तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जब हम एक वेक्टर के तौर पे उसको कंसीडर कर रहे होंगे तो जितना उनकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी फिर उतनी ही आपके पास नेगेटिव. तो ओवरऑल अगर आप सम देखें टू कैलकुलेट एवरेज तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. Yes, sir. तो जी, तो इन सब बातों को इन डिटेल आगे जब हम फाइनली इसके लिए एक रिलेशन जो है वो डिराइव कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उस फाइनल इक्वेशन को जो है उसको जब एनालाइज करेंगे उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो देन वी विल लुक फॉर दिस ऑल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट, अगर आप इसको स्टार्ट में देखें तो ऐसा जैसे एक किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए एक आप सिस्टम को डिफाइन करते हो. तो यहाँ पे उसने, क्योंकि हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देख रहे हैं तो वो तमाम की तमाम इसने स्टार्ट में वो वाली अजम्पशंस या सपोजिशंस लिखती हैं जिनको हम मैनेज करते हैं फॉर टू बी इन क्लासिकल रेजिम यानी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ठीक है. वो ये आई थिंक इनको अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये सब की सब आप मैनी टाइम जो है वो देख चुके हैं कि कैसे हम मैक्सवेलियन गैस पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं, पार्टिकल आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल एंड सो ऑन. ये सारी की सारी वही हैं. ठीक है. एंड पे द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. Now, let's we start from the Boltzmann canonical distribution law, which is Ni equals to e power minus beta ei. तो बेसिकली a यहाँ पे कांस्टेंट है और फैक्चुअली ये रिलेशन इस तरह से है कि जो आपके पास किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं Ni, अगर हम ith एनर्जी लेवल की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसमें अवेलेबल माइक्रो स्टेट्स के. ठीक है. यानी जितनी किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर एक्सेसिबल स्टेट्स की तादाद ज्यादा होगी उसमें पार्टिकल्स की तादाद उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है. ये यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए ये कांस्टेंट है और इसकी अभी हम इस की डेरिवेशन के दौरान इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे फॉर पर्टिकुलर इन दिस केस. ठीक है. तो अब हम जो रेंज सपोज कर रहे हैं, लेट्स से फेस स्पेस के अंदर वी आर कंसर्न with the particles which are lying in the position space और उस position space का जो interval है and that changes from x to Sir? x plus dx. जी.
सर नॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है पीछे से। अब खत्म हुई है। अच्छा, वो शायद हैंड फ्री हिल रही थी। अब ठीक है? इज इट ओके? नो, अब ठीक है? नो सर। सर वो जब से आपने कॉल की है ना, कॉल करने के बाद से ये ना नॉइज आ रही है आपकी वॉइस में। ये हमेशा से ऐसा होता है कि अब अगर मीन वाइल की कॉल आते तो क्या मैं एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा इसको कनेक्ट करूं, फिर शायद ये सिचुएशन बेहतर हो जाए। सर अब ठीक हो गई। अभी अब ठीक है? जी सर। या भी नॉइस है सर अभी। चले फिर इस तरह से है कि मैं एक दफा लीव करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। इसमें हमारा दैट विल बी a e पावर माइनस बीटा e i। तो अब अगर हम इसके लिए जो फेस स्पेस के अंदर एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस जो है वो अपने लिए कंसिडर करें, तो लेट्स से कि ये जो वॉल्यूम है इसमें जो पोजीशन स्पेस है इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस dx, y from y to y plus dy and z from z to z plus dz। ठीक है। और इसी तरह से जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे यानी हमारे पास जो वेलोसिटी रेंज होगी दैट विल बी vx to vx plus dvx, vy to vy plus dvy and vz to vz plus dvz। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपके पास स्पेस है यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास इसमें होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट ऑफ द फेस ऑफ वॉल्यूम जो आपने चूज किया है। और वो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, सॉरी, फेस स्पेस का, दैट विल बी dx dy dz dvx dvy एंड dvz। अब अगर मुझे टोटल नंबर जो है वो निकालना हो इसके अंदर कि वो कितना होगा मेरे पास, तो जस्ट एक सेकंड। ये तो इस आपके पास therefore according to Maxwell-Boltzmann canonical distribution law, the number of molecules having energy ei and having position coordinates इन सब के अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा ni dx and dy and dz इक्वल्स टू a e पावर। उसी तरह से यानी आपने बोथ साइड पे क्या किया, dx dy dz dvx dvy एंड dvz को मल्टीप्लाई करके, तो इस इक्वेशन के जो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है, this basically gives you the total number which lies in this space element। ठीक है जी सर। ओके अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैं भी आपको बता दूं, इसमें आप ये करें कि जो आपके पास एनर्जी गिवन है ई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर इस रिलेशन को हम कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये आपके पास ये इक्वेशन 11.58 ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एनर्जी जस्ट इसलिए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पुट कर देते होते हैं कि हमने ये इनिशियली बात तय कर ली कि वी आर कंसिडरिंग ओनली काइनेटिक एनर्जीज, यानी आइडियल गैस के केस में कोई पोटेंशियल इंटरेक्शन या पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं वो उसमें हम काउंट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आपके पास इसको काइनेटिक एनर्जी को यानी कि वेलोसिटी की फॉर्म में लिखने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ये 11.58 है।
यहाँ तक किसी को कोई इशू या कोई चीज आप फॉलो ना पा रहे हो तो यू कैन आस्क। एनीवन ऑफ यू? ये जो अब तक हमने ये इक्वेशंस लिखी हैं या जो कुछ मैंने आपके सामने बोला है, इसमें से अगर कोई ऐसी बात या कोई कॉन्सेप्ट जिसको आप फॉलो नहीं कर पाए, यू कैन आस्क। सर क्लियर। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको हम फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? नंबर विच लाइज इन दिस स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट यानी फेस स्पेस का ये एलिमेंट किन कोऑर्डिनेट्स पर? 6 कोऑर्डिनेट्स पर, जिसमें जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके पास dx dy dz, और इसी तरह से जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स हैं ये dvx dvy एंड dvz। तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि वी आर कंसीडरिंग टोटल नंबर कैपिटल N, और राइट साइड को आप उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये इंटीग्रेशन ओवर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेशन ओवर ये सामने वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए ये वॉल्यूम v होगा, और इसके बाद ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करें फॉर ईच कंपोनेंट तो ये आपके पास तीनों सेम टाइप के इंटीग्रल्स बन रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे आर इक्वल टू 2 पाई ओवर m बीटा का स्क्वायर रूट। तो ये भला हमने कहाँ पे किया था इस तरह का एक इंटीग्रेशन सॉल्व? अगर आपको याद हो तो जब हम पार्टीशन फंक्शन, हाँ जी, वहां पे स्टार्ट में जिसमें हमने पहले इस लिमिट को ब्रेक किया था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी टू 0, देन 0 टू प्लस इन्फिनिटी, फिर दो इंटीग्रल्स उनकी आपने कोऑर्डिनेट चेंज, वेरिएबल कोऑर्डिनेट जो था उसको चेंज किया, और फिर उसको गामा फंक्शन की फॉर्म में उसकी वैल्यू पुट करके तो ये डायरेक्ट हमारे पास बाय यूजिंग गामा फंक्शन ये 2 पाई ओवर m बीटा का स्क्वायर रूट आएगा, ये वाला जो गिवन इंटीग्रल है आपके पास। तो अब ये तीनों सेम, तो ये तीनों सेम है, तो अब अगर आप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपके पास n इक्वल्स टू a v 2 पाई ओवर m बीटा पावर 3/2, और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकाल लें इस कांस्टेंट की तो ये हमारे पास n ओवर v m ओवर 2 पाई के t पावर 3/2। तो अब अगर ये जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है इसको अगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर ni dx dy dz dvx dvy dvz इक्वल टू, तो ये राइट साइड पर आपके पास ये सारी वो वाली पहली इक्वेशन आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे ये है कि जो एक हमने कांस्टेंट a चूज किया था उसकी वैल्यू अब हमने निकाल के यहाँ पे पुट कर दी है। अच्छा, अब बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो तो ये है कि हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली बाकी सारे फैक्टर्स को इररिलेवेंट करते हुए हमें ये देखना होगा कि जस्ट वो पार्टिकल जो एक पर्टिकुलर x डायरेक्शन के में मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनती है। तो देयरफॉर अगर आप इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को इररिलेवेंट कर दें कि वो पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिहाज से वो इस स्पेस में कहीं पे भी हों, वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद देयर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, पोजीशन उनकी इसमें जहां पे भी है, नो मैटर। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो अगर आप यहाँ पे ये लास्ट पे 3 लाइंस को देखें तो आपके पास क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इन द रेंज
Vx to Vx plus dVx, Vy to Vy plus dVy, and Vz to Vz plus dVz, irrespective of the position coordinates, can be found by integrating equation ये 11.61 with respect to position coordinates, which gives Ni dVx, dVy, dVz equals to N over V into M over 2 pi kt 3/2, और ये राइट साइड पर आपके पास dVx, dVy, dVz और आगे V आ रहा है। अच्छा, ये जो लास्ट इक्वेशन अब यहाँ पे इस पेज पे आपको लास्ट पे लिखी हुई नजर आ रही है, क्या आप इसको समझ पाए हैं, या इसमें कोई आपको लग रहा है कि शायद ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी जैसे लिखी गई है सामने? सर लेफ्ट हैंड साइड पे भी वी आना चाहिए। हाँ, यही मेरे ज़हन में बात थी कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट कुछ लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगा, फॉलो नहीं कर पाएंगे। देखिए, बैलेंस नहीं ना हो रही सारी इक्वेशन। जी जी, बैलेंस नहीं ना हो रही इक्वेशन, वी की कमी है उधर लेफ्ट साइड में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कंसिडर इट। देखिए, वी आर जस्ट considering the particles with respect to their velocity, ठीक है? तो हम जब ये वाली कंडीशन या ये वाला नंबर देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे हम जस्ट ये लिखेंगे कि Ni dVx, dVy, dVz, यानी at the left side we are left with the particles जो पोजीशन स्पेस के लिहाज से जो भी उनकी पोजीशन है, लेकिन वेलोसिटी के लिहाज से वो dVx, dVy और dVz रेंज में है। और ये चीज हमारे पास किसकी इक्वल आएगी? हमें इस इक्वेशन की राइट साइड को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तो हमारे पास राइट साइड पर फिर dx, dy, dz की जगह पे आपके पास v आ जाएगा, ठीक है? और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस, तो ये n ओवर v में शुरू में अगर आप राइट साइड पे देखो तो n ओवर v है, तो अब लेफ्ट साइड का v इस v के साथ कट जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है ये अगेन इट विल बी इन बैलेंस, ठीक है? यस सर। हाँ जी। तो अब अगेन हम इसमें से, इस इक्वेशन में से, इसमें देखिए आप तीनों डायरेक्शंस आपके पास आ रही हैं वेलोसिटी के लिए, Vx, Vy एंड Vz। अगेन जब अगर आप किसी एक डायरेक्शन को टारगेट करोगे कि लेट्स से वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन of velocities in just particles which are moving in x direction, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो dvy और dvz है, इन कोऑर्डिनेट्स को भी फिर हमें इररिस्पेक्टिव करना होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि लेट्स से when we will be interested only for the particles which are moving in x direction irrespective of Vy and Vz. So then we have to integrate the right side of this equation with respect to Vy and Vz, ठीक है? और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हम सिर्फ y की डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लें, तो फिर आपने राइट साइड को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू Vx and Vz and so on. So therefore, if we are interested to look the distribution of velocities among the particles in x direction, irrespective of
their Vx, Vy component and Vz component, then we will have Ni into dVx. ये अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे ये चीज ये पहले इसको v को कैंसिल करके सिंपल फॉर्म में लिखा. नो वो कहता है लास्टली लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स in the range Vx to Vx plus dVx irrespective of Vy. तो यहाँ पे इसने साथ Vz नहीं लिखा, तो इसको भी साथ आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ पे जिधर इसने लिखा है irrespective of Vy, वहां पे साथ आप Vz भी लिखेंगे. यानी we are interested for dVx irrespective of Vy and Vz. This will be obtained by integrating इक्वेशन ये जो ऊपर आपके पास पहले थी with respect to Vy and Vz. Therefore, we have Nvx यानी number of particle only in x direction. dVx equals to Nm over 2 pi kt power 3/2 और dVx को हम उसी तरह रहने देंगे, जबकि जो आपके पास आगे बाकी दोनों कंपोनेंट्स होंगे उसके लिहाज से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. और इसके लिए भी इसकी बजाय ये जो नेक्स्ट स्टेप पे है ना, उसमें सही फॉर्म में ये लिखी गई है. यस सर. भला क्यों? क्योंकि उसमें उसने dVx को तो बाहर लिखा, लेकिन स्टिल उसने वो Vy और Vz वो Vx को भी उधर, तो इसको भी उसी तरह से ब्रेक करके ना, ये बेसिकली आपके पास e की पावर भी अगर आप ऊपर देखें तो वो 3 टर्म बनेगी ना, e पावर m Vx स्क्वायर ओवर 2 kt, फिर m into Vy स्क्वायर ओवर 2 kt, फिर m Vz स्क्वायर ओवर 2 kt. तो उनमें से दो को आप इंटीग्रेशन में आगे लिख लें और जो x का कंपोनेंट बनेगा उसको उसके साथ पीछे लिख लें. यस हाँ जी. सर. यहाँ और पे उससे एक आगे सवाल है. जी 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 बोलें. सर हमने ये जो सारी भी मतलब इंटीग्रेशन की, हमने इसमें ना पोजीशन को इग्नोर किया हुआ है. हमने सिर्फ वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये जो है ना इंक्लूड की गई है. हालांकि हम देखें तो सर वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का ही तो डेरिवेटिव है ना, रेट ऑफ चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. तो सर पोजीशन के चेंज होने से मतलब वेलोसिटी तो डेफिनेटली चेंज होगी ना. नहीं, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन. देखिए, जब आप किसी चीज की वेलोसिटी बयान करते हैं या स्टेट करते हैं कि ये चीज जो है ये हमारे पास इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में है, ठीक है. मसलन देखें, मेरी बात सुने. फर्ज कर लें एक आप पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं और उस डायरेक्शन के अंदर अगर एक पार्टिकल लेट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी पोजीशन और स्पीड दोनों चेंज नहीं हो रहे, ठीक है. तो अब देखें, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो यहाँ से 70 किलोमीटर आगे चली जाए, चाहे वो उससे भी आगे हो, अगर उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो उसकी वेलोसिटी को हम सेम बोलेंगे. यस सर. ये बात को फॉलो कर लिया आपने? जी सर. देखिए ना, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, बट स्टिल वी आर सेइंग कि वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी उसकी सेम है. जी सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. आप हम ना एक्चुअली रेट फाइंड कर रहे हैं ना पर सेकंड में,
तो सर जी मेरा जी एक और जी यहाँ पे एक सवाल ये है कि हम रेट को की बजाय विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी तो देख सकते हैं ना सर। हम मैकेनिक्स में अक्सर ये चीज जो है ना, हम वो चेन रूल वगैरह लगा के ना इसको रेट को ना डी एक्स बाई डी टी को ना हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी देखते होते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी रेट चेक करते होते हैं कि अगर पोजीशन चेंज हो रही हो तो फिर इस पैरामीटर में क्या चेंजेस होगी। सर जिस तरह आप लेकिन उसके एक्सलेशन है उसे हम रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते होते हैं ना, तो उसको हम जी जी समटाइम्स चेंज रूल लगा के ना इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट भी वो चेक कर लेते होते हैं। अ, लेकिन उसके लिए आपको कोई ऐसा पैरामीटर भी साथ गिवन होना चाहिए कि आपके पास जो पोजीशन में कोई यूनिट इंटरवल बन रहा है उसके साथ चेंज का रेट क्या है। यस ठीक हो गया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप लोग। जी सर, इसका भी वही हो जाएगा ना कि जैसे हमने वहां पे पर सेकंड की बात कर ली है, वहां पे पर मीटर की बात कर लेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू अ, पोजीशन फाइंड कर। हाँ एग्जैक्टली ठीक है ना। और उसमें अगेन ये है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है आपके पास, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो अगर इसमें आप एक्सेलेरेशन, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा एक और कंसर्न है इस बात से कि देखिए अगर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मेरी बात समझ रहे हैं, जी सर। अगर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेरिएशन के साथ उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। फिर यस सर। हम उसको एक्सेलरेशन के लिए तो कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है वो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है तो फिर वो एक्सेलरेशन के पैरामीटर्स में चली जाएगी बात। यस सर ठीक है, ठीक हो गया। ओके। तो अब आप अगर अगेन ये आपके पास सेम वो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो बाय यूजिंग गामा फंक्शन अगर आप इनकी ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लें तो ये जो आपके पास लास्ट पे ये इक्वेशन अभी मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई है, एन वी एक्स डी वी एक्स इक्वल्स टू एन एम ओवर 2 पाई के टी पावर 1/2 इंटू ई पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 KT इंटू डी वी एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है, दिस गिव्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। और यस सर। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि अगर आप इसी तरह से हम निकालते जहां से आपने दरमियान से वो स्पेसिफाई की एक्स डायरेक्शन, तो हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी रिटन फॉर वी वाई एंड वी जी, ठीक है। अच्छा, आप यस सर। इस रिलेशन में और जो पहले आपने स्पीड के लिए रिलेशन निकाला था, इनमें यहाँ पे आप कोई फर्क देख पा रहे हैं? हाँ भाई, आपको कोई इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है? सर उसमें 4 पाई भी था और V स्क्वायर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सप्रेशन के अंदर।
एग्जैक्टली यानी हमारे पास चले वो 4 पाई को तो इसमें m/2 पाई के टी और इसकी पावर में वो आपके पास बात आ गई, लेकिन मेजर इसमें जो एक डिफरेंस है वो v² वहां पे था, यहाँ पे नहीं है। तो इससे इस ग्राफ की शेप पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों भाई? सर वहाँ पे v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ग्राफ उसका अगर हम वो स्क्वायर की रिस्पेक्ट देखें तो वो पैराबोला टाइप कुछ इस तरह का बन सकता था, यहाँ पे नहीं बनने का। देखिए आपके पास वहां पे ये था कि v दो जगह पे था, एक तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म में भी था और एक एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले यहाँ इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लायर के तौर पे v² मौजूद था। अब यस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये n/m/2 पाई के टी पावर 1/2, अगर आपके पास टोटल नंबर n फिक्स है और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप ये चीज देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि टी भी आपके पास फिक्स हो गया। तो आगे हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो तो जस्ट आपके पास e⁻mv² 2kT है और ये आपके पास लेस देन 1 होगा। देखें यस आप जब भी किसी चीज को लेस देन 1 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मसलन देखें 10 के साथ अगर आप 0.1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? 1 1 1 हो जाएगा। 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जवाब आपके पास 5 आ गया। मीन्स दैट के जी मीन्स दैट के हमारे पास जो मल्टीप्लायर है इट मैटर्स। अच्छा अब देखिए हमारे पास और 1/, मसलन 2 की पावर -1 मैं लेता हूँ, तो 2 की पावर -1 लेने का मतलब है कि बेसिकली ये वैल्यू आपके पास 1/2 है। यस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 2 की पावर -1 या -2 या माइनस, अगर मैं 2 की पावर -3 लेता हूँ तो इसका मतलब कि वो 1/2 की पावर 3 है। तो 1/2 की पावर जो होगी 1 ओवर, जब डिवीजन में आपके पास ग्रेटर देन 1 नंबर आएगा तो उसको वैल्यू को फ्रैक्शन को लेस देन 1 आंसर में कन्वर्ट कर देगा। तो वो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो फिर वैल्यू को डिक्रीज करवाता है। इसलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसमें आप v की जो भी वैल्यू रखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ये फैक्टर जब डोमिनेट करेगा तो हमारे पास nvx dvx की वैल्यू लो हो जाएगी, यानी ग्राफ का ट्रेंड डिसेंडिंग में चला जाएगा। तो उनमें तो था कि v² भी मौजूद था, तो इसलिए इनिशियली वो फैक्टर और सेंड करता था। वो असेंडिंग और ये जितना उसको डिसेंड करवाता है, इनका नेट रिजल्ट जो था वो आपके पास बड़ी वैल्यूज की तरफ जा रहा था। तो इसलिए ग्राफ आपके पास एक पीक तक जाता है, जबकि यहाँ पे ये होगा आपके पास अब वो वैल्यू तो अब यहाँ पे है नहीं, वो वैल्यू तो यहाँ पे अब मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा आपके पास क्या होगा कि ये ग्राफ डिसेंड होगा। इंस्टेड दैट कि जैसे वहां पे हमारे पास शुरू में असेंडिंग में था और फिर डिसेंड हुआ, लेकिन इसमें ये होगा कि जस्ट आप यूं कह लें कि ये एक पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा और फिर कंटिन्यूसली डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी लोअर वैल्यूज की तरफ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ।
यानी अगर आप इसके जस्ट एक साइड को देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे इतना आपको ये शो करवाऊं, यानी ओरिजिन से, यानी Vx की 0 वैल्यू से ऑनवर्ड, तो आप देख रहे हो कि ये T1 T2 T3 के डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं। तो आपके पास ये ग्राफ जो है ये एक पीक से स्टार्ट होके आगे ये कंटिन्यूसली ये डिसेंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी सर। ओके। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो ग्राफ है यहाँ पर इस तरह से क्योंकि अब हम वेक्टर फॉर्म में इस चीज को देख रहे हैं, तो वेक्टर की फॉर्म में आपके पास एक डायरेक्शन और फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन इट मैटर्स। यानी आपके पास वेक्टर फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो जब कोई पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसका नेगेटिव होती है। ठीक है, यस तो सर। अब आप अगर यहाँ पे इस जो भी आपने पीछे हम इक्वेशन देख रहे थे, ये वाली जो बेसिकली हमने यहाँ पे ये डिराइव की है, तो इसमें अगर आप देखिए राइट साइड पर आपके पास Vx का स्क्वायर मौजूद है। तो स्क्वायर अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का लो या नेगेटिव नंबर का लो, ठीक है, तो स्क्वायर अगर आप किसी जी सर। पॉजिटिव नंबर का लें या नेगेटिव नंबर का लें, तो वो आपके पास हमेशा से जो है वो सेम वैल्यू देगा, पॉजिटिव। इवन फंक्शन के तौर पे हो जाएगा ना। जी सर। -3 का स्क्वायर भी 9 है और +3 का स्क्वायर भी आपके पास 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास Vx की चाहे आप कोई पॉजिटिव वैल्यू लो, यानी लेट्स से Vx की वैल्यू 3 के लिए भी वही आपके पास n Vx dVx आएगा, और Vx की वैल्यू -3 के लिए भी वही आएगा। यानी जो +3 के लिए आएगा वही आपके पास किसके लिए आएगा, -3 के लिए। तो दैट इज वाई कि ये ग्राफ आपके पास जो है ये इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, यानी Vx की वैल्यू 0 के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। यस सर। क्लियर होगी बात? हाँ जी। तो जी। ये जी, अभी हम इसको डिटेल से इसके बारे में ये देखते हैं कि ये हमारे पास ये किस तरह से है। ओके, तो हम यहाँ पे थे इधर इस वाले रिलेशन पे, ये जो ऊपर आपने निकाला है। तो अगेन उसी तरह से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकालना चाहें फ्रॉम ऑल नंबर्स n, तो हम इस अबव इक्वेशन जो भी आपने बनाई है 11.63, इसको फिर n के साथ डिवाइड कर देंगे, और जब इसकी लेफ्ट साइड को हम n के साथ डिवाइड करेंगे, यानी n Vx dVx ओवर n, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। यू नो दैट कि हमारे पास एक पर्टिकुलर जो डिजायर्ड आउटकम ओवर टोटल की जो रेशियो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के लिहाज से होगा कि P Vx dVx दैट इज इक्वल टू ये n फिर इसकी राइट साइड से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा m/2 पाई kt पावर 1/2, और आगे वो फिर एक्सपोनेंशियल टर्म आपके पास। ठीक है, तो अब अगर हम इससे dVx दोनों तरफ खत्म कर दें तो ये सिंपली आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन रह जाएगा P ऑफ Vx which is equal to m/2 pi kt पावर 1/2 e पावर -mvx square over 2 kt। तो इक्वेशन ये जो भी लास्ट आपने निकाल ली 11.65 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कंपोनेंट। यानी अगर आप इसको मोमेंटम कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कैसे किस रिलेशन के साथ किया जा सकता है, आपके पास Px बराबर हो जाएगा ना m इंटू Vx। हाँ जी, और इसी तरह से m इंटू dVx इज इक्वल टू dPx। अब अगर ये वैल्यूज ऊपर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें तो
यही प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा ये आपके पास बन जाएगा फॉर मोमेंटम। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी पार्टिकल की इस पर्टिकुलर रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी। अब इसमें वो कहता है कि जी कुछ इसके एस्पेक्ट्स को वो डिस्कस कर रहा है। इसमें से कुछ तो हमने पहले देख भी लिया। वो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग थ्री सिचुएशंस। The probability that a molecule will have velocity component between Vx and Vx plus dVx is given by, तो ये जो आपके पास P of Vx dVx है is equal to m over 2 pi kt, ये भी आपने ऊपर देख लिया। अब हम आते हैं कि this equation indicates that the function Pvx is symmetrically distributed about the Vx is equal to 0 since the average value of Vx for all Maxwellian distribution is 0। इस तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि जब आपके पास एवरेज 0 है तो इसका मतलब कि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, मींस कि आपके पास ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल होगा। और ये हमने मैंने वैसे आपको वो Vx जो उसमें वेरिएबल है जिस एक्सिस के हम उसकी वेलोसिटी को देख रहे हैं उसकी वैल्यू को भी पॉजिटिव नेगेटिव रख के हमने उस बात को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो उसने यहाँ पे इसको एवरेज की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि और अगेन उसने नीचे जाकर फिर वही बात लिख दी कि आल्सो फ्रॉम इक्वेशन के p ऑफ माइनस वी एक्स इज इक्वल टू p ऑफ वी एक्स, यानी आप वी एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वही आपके पास उसके लिए आएगी नेगेटिव के लिए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पे जी नेक्स्ट इसमें यह है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is maximum for that value of Vx for which partial of PVx over partial Vx equal to 0। यहाँ पे बोला उसने कौन सा रूल लगा दिया? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो लगा दिया, वही ना कि मैक्सिमम। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू Vx उसको 0 लिख लें। और अब अगर आप इसमें ये P ऑफ Vx की वैल्यू पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ m ओवर 2 पाई kt पावर 1/2 e पावर माइनस m Vx स्क्वायर ओवर 2 kt इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस गिव्स Vx इक्वल टू 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज P मैक्सिमम जो है ये आपके पास m ओवर 2 पाई kt है। हाँ भाई, ये कैसे आएगा? P मैक्सिमम का मतलब ये है कि ये जो आपके पास ग्राफ है ना, यानी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 है तो ये वर्टिकल एक्सिस पे जहां से यानी मैक्सिमम हाइट से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये इसका मैक्सिमा है ना, यानी पीक जहां से ये ग्राफ ने स्टार्ट लिया। तो और वैसे भी आप देखें तो उसी तरह से जैसे पहले भी आप देखते थे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये यहाँ पे ग्राफ आपके पास पीक जो है वो प्रोबेबिलिटी एक्सिस पर लोअर वैल्यूज की तरफ शिफ्ट है, लोअर वैल्यूज की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन ये जो भी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है इस चीज को आप कैसे देखेंगे? ये अगर आप मैं ऊपर वाली लाइन भी आपके साथ इसको मिला लूं ताकि आप इसको पढ़ भी सकें, तो वो ये है। अब जो कुछ आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे?
सर जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ये रिजल्ट आएगा कैसे? सर उसको पार्शियल डिफरेंशिएट हमने किया ना, प्रोबेबिलिटी को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू v ऑफ x, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ गई। हमने कहा कि जहाँ पे वो स्लो